सबसे पहले तो मैंने एक सर्वे करवाया पाकिस्तानियों से, क्योंकि आजकल गवर्नेंस की बहुत बात की जा रही है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने चमचों और खर्चों के ज़रिए से या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी ज़ाती किचन कैबिनेट के ज़रिए से ये कोशिश शुरू कर दी है कि गवर्नेंस का सारा मलबा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पे डाल दिया जाए। सारी नाकामियां जो हैं वो सियासतदानों पर डाल के एक मरतबा फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करे कि वो बेगुनाह है, या उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, या उन्होंने तो बड़ी कोशिश की है। मिसाल के तौर पे अभी जो मोहसिन नकवी ने कहा कि वो प्लेट में रख रख के ला रहे हैं और आप कोई फायदा नहीं उठा सकते और गवर्नेंस आपको बेहतर करनी पड़ेगी। गवर्नेंस के हवाले से जो डीजी आईएसपीआर हैं उन्होंने भी बात की, तो हालांकि इनका हक नहीं बनता। फील्ड मार्शल ने मोहसिन नकवी को लाकर बिठाया उन ओहदों के ऊपर जहां पे वो सारी जिंदगी नहीं पहुंच सकता था, और ये जो डीजी आईएसपीआर है इनका एक सरकारी मुलाजिम है, इनकी हैसियत नहीं है कि ये इस बारे में बात करें और हुकूमतों के ऊपर उंगली उठाएं कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करवाया, उंगली इन पे उठनी चाहिए। आज तक हम इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा पाए, उंगली इन पे उठनी चाहिए। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जहां पे इन्हें काम करना था, ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए। इंटेलिजेंस फेलियर लगातार एजेंसियों का हो रहा है और वो सियासत में मुलव्वस हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। लेकिन वो सियासतदानों पे उंगली उठा रहे हैं कि जनाब बैड गवर्नेंस है और वो आपकी वजह से है। तो मैंने एक सर्वे करवाया जिसमें पाकिस्तानियों से मैंने पूछा, देखिए ना, यही जिम्मेदार हो सकते हैं ना, निजाम कौन चला रहा है? निजाम दो खानदान और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर चला रहे हैं। आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये एक ही है। यानी आप ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर की एस्टेब्लिशमेंट काबिज है और उनका कंट्रोल है, और उनके साथ जो दो हमायती हैं वो शरीफ खानदान है और जरदारी खानदान है। तो इन लोगों में से ही कोई कसूरवार है ना। अब ये सारा मलबा हर दफा सियासतदानों पे डाल देते हैं। तो मैंने इसलिए एक सर्वे करवाया और लोगों से बड़ा सादा सवाल पूछा कि पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ये दोनों ही है ना। अगर 100% जिम्मेदारी डालनी है तो इन दोनों भी डलेगी, लेकिन इन दोनों में से बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हर दफा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बच जाती है ये कहकर जनाब हमने तो किया ही नहीं, सियासतदानों ने किया है, सियासतदान मसले का हल निकालें, हम क्या कर सकते हैं। सारा गंद मार के हर मरतबा ये कहते हैं जी सियासतदानों को कि वो बैठ के मसला हल करें। अब इन्हें सिस्टम का अब्बा निकालना पड़ेगा जेल में से और इमरान खान से बैठ के इनको बात करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, उसके बगैर मुल्क इनसे चलना नहीं है। ये और घसीटना है ना, इसको 4 साल आपने घसीट लिया, 4.5 साल लो, 4 साल और घसीट लो। एंड में आपको जाना पड़ेगा अडियाला जेल, वहां जाके आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर याद रखना इमरान खान को कुछ हो गया तो ये मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूं कि बाकी जिंदगी ये कौम आपसे बदला लेती रहेगी। अगर इमरान खान को आपने जेल में कुछ कर दिया या उसे कुछ हो गया तो ये कौम आपसे बदला लेगी, क्योंकि इमरान खान के वो अल्फाज आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपने इनसे बदला लेना है और मुझे आपने इंसाफ दिलाना है। तो याद रखिएगा, कौम से फिर आप बच नहीं पाएंगे। अब नाजरीन, जो मैंने सर्वे करवाया उसमें सवाल रखा मैंने जी, बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? पहली ऑप्शन मैंने रख दी कि शरीफ या जरदारी, इन दोनों में से ये खानदान, और दूसरी ऑप्शन मैंने रख दी फील्ड मार्शल और उनकी एस्टेब्लिशमेंट। तो नाजरीन, लोग तो बड़े क्लियर है। 94% लोगों ने, यानी मैंने जब ये सर्वे करवाया तो 20 मिनट के अंदर लगभग 2000 से ज्यादा वोट पड़ गए थे। यही ट्रेंड फिर चलता है सारा दिन। 94% लोगों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ सर्वे में वोट किया। 94% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात की खराबी और बैड गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट है, जबकि 6% लोग ये समझते हैं कि सियासतदान भी जिम्मेदार है। तो यहां से ना जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को हौसला पकड़ना चाहिए। ये मेरी वीडियो उनके लिए है जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के चाहने वाले हैं, वो ये मेरी वीडियो काट के उन तक पहुंचा दें कि मियां साहब देखें, अभी हमने सर्वे करवाया कि पाकिस्तान के हालात की खराबी का जिम्मेदार कौन है, और आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 94% लोगों का मानना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। 6% लोग आपको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अब भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद से उतर जाना चाहिए। ये बिला वजह का बोझ आपने लिया हुआ है। क्या हो जाएगा? एक इलेक्शन हार जाएंगे आप, 2 इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन आप अपनी सियासत बचा लेंगे। और पाकिस्तान के लिए आपको यह करना चाहिए, कम से कम 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को उनकी औकात में लेकर जाएं, सारे सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और बैठ के ये फैसला करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो आज तक गद मारा है ये उसकी कीमत चुकाए। जो जर्नैल कब्रों में है उनको निकाल के उनका ट्रायल करें, नहीं निकाल सकते कब्रों का ट्रायल करें आप। इन डिक्टेटरों को आप सजाएं दें और आइंदा के लिए रास्ते बंद करें। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ता।
नाजरीन, DGISPR ने एक दो बातें ऐसी कही कि मैंने फिर उनकी तस्दीक की है, मुझे इसलिए थोड़ा टाइम लगा, मैं ये आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने कहा जी कोई ASI नईम है, उसे खंजर मार मार के उसकी आंतें बाहर निकाल देगी उसके पेट में से, और उसे कहीं वो घसीटते रहे CMH के बाहर और ये वो सब। मैंने फिर जनाब सोर्सेस को CMH भेजा, मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे पता चले ऐसी कोई फुटेज जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वीडियो है जनाब, उसकी आंतें बाहर निकाल दी पेट की और उसको सड़क पे ऊपर घसीट रहे हैं कश्मीरी या कुछ ऐसा है, और ये कोई नईम नाम का कोई पुलिस वाला है, इसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो मैंने ये हर लिहाज से पता करवाया, ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसी कोई वीडियो मुझे मिली नहीं। CMH के जो सोर्सेज हैं वहां मैंने बात की, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं कोई ऐसा बंदा कोई इस किस्म का। उन्होंने कहा जी एक पुलिस वाला अनायत नाम का जरूर था जो इस लड़ाई में उसकी जान चली गई और वो शहीद हो गया, लेकिन उसकी आंतें किसी ने नहीं निकाली, बल्कि मुझे उन्होंने एक तस्वीर भी भेजी है, वो तस्वीर ये मेरे पास मौजूद है। अब ये बंदा जो है वो शहीद होने के बाद अस्पताल में इसकी बॉडी पड़ी है, लेकिन इसका पेट नहीं फटा हुआ, पेट बिल्कुल साबित है। तो ये कौन सी आंतें निकाल के लोग घसीटते रहे बंदे को। अब DGISPR के लेवल पे एक जिम्मेदार आदमी ने अगर ये बात की है तो इन्हें वो वीडियो या वो चीजें सामने लानी चाहिए। हमने कोशिश की, हमें कुछ भी नहीं मिला। नंबर 2, DGISPR ने एक अकाउंट के हवाले से कहा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये अकाउंट करार दिया जाता है कि इसमें जनाब सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करके गलत किया, ये इस अकाउंट के ऊपर ट्वीट हुआ है। तो इस पे उन्होंने तनकीद की कि देखें इस किस्म का इनका बयानिया है। वो मैंने पता किया तो वो अकाउंट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अकाउंट है ही नहीं, वो कुछ नामालूम अफराद ने अकाउंट बनाया और पहले वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के फेसबुक से और ट्विटर से इंफॉर्मेशन उठा उठा के लगाते रहे, और जब सबको इस अकाउंट के ऊपर यकीन आना शुरू हो गया तो फिर इन्होंने 2 इस तरह के ट्वीट किए, जिनमें से एक में इन्होंने हामिद मीर पे अटैक किया और दूसरे में इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का इल्हाक का फैसला है उसके ऊपर इन्होंने इस तनाज़े को हवा दी। तो ये अकाउंट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कहती है ना ये अकाउंट हमारा है, ना इस पे इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, ना हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक है, ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए अकाउंट बनाया गया है जिससे नफरत फैलाई जा रही है और इस नफरत को हमारे खाते में डाला जा रहा है। ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको माजी में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अकाउंट्स बनाए गए हैं। मैंने आपको याद है आज से तकरीबन 6-8 माह पहले बताया था, कुछ ऐसे अकाउंट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए और मेरे टीम के लोगों से मैंने कहा इनको निकालो, तो कम से कम भी सैकड़ों ऐसे अकाउंट मिले जिनमें इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों की तारीफें एक ही अकाउंट से हो रही थी और वो अकाउंट ऑपरेट एक ही तरीके से हो रहे थे और वो एक ही तरह की चीजें जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आजकल किए जाते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये आजकल खासा भी है, उसको बहुत पसंद करते हैं। मोहसिन नकवी ने जैसे ही गवर्नेंस का मामला उठाया और DGISPR ने भी उठाया, DGISPR तो तगड़े आदमी ने, यूनिफॉर्म पहना हो तो सारे डरते हैं, साथ ही अंसार अब्बासी ने वजारत दाखिला के स्कैंडल्स पर काम शुरू कर दिया। आप अंदाजा करें कैसे हमारे सहाफी के वजारत दाखिला के स्कैंडल अब ये मोहसिन नकवी के बयान के मोहताज थे कि जिस दिन मोहसिन नकवी PMLN या पीपल्स पार्टी के मफाद के खिलाफ जाएगा या रवायती सियासतदानों के मफाद के खिलाफ जाएगा या जिस दिन वो सियासतदानों पे मलबा डालेगा, हम फौरी तौर पे मोहसिन नकवी को गंदा करेंगे। भाई इससे पहले आपने गंदा क्यों नहीं किया जब तक आप उसकी गोद में बैठे रहे? तो अब जनाब अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि हमेशा एक काम होता रहा पाकिस्तान में जो इस मर्तबा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ये होता रहा हमेशा कि अपोजिशन जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई का फायदा उठाती रही। हमेशा यही होता रहा कि जब भी हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा होता था ना तो अपोजिशन फायदा उठाती थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस मर्तबा अपोजिशन हुकूमत को हौसला दे रही है कि खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। यानी आम पाकिस्तानी ये कह रहा है कि कसूरवार तो एस्टेब्लिशमेंट है। ये सर्वे जो मैंने करवाया वो भी यही बता रहा है और लोग खड़े हैं आज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। DGISPR और मोहसिन नकवी पे ज्यादा तनकीद हो रही है सियासतदानों की निस्बत, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो जबरदस्ती मुसल्लत हो गए हैं। नए सूबे बनाने के खिलाफ जो है वो बाकायदा सिंध तो खुल के सामने आ गया, उनके वजीर आला ने भी कह दिया, उनके जो सईद गनी साहब है उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया, पंजाब वाले भी डरते डरते स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब नए सूबे हम नहीं बनने देंगे, हमारी आवाम इसके खिलाफ है और कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे नए सूबे बनाने की। तो वो तो खुलकर सामने आ गए, वो नहीं बनने देंगे। देखिए रवायती सियासी जमातें, उनका सर्वाइवल वो पुरानी जो भी एक सिस्टम बना हुआ है, सूबाई असम्बलियां, कौमी असम्बली, उनके अंदर ही है। ये कोई भी तब्दीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंतजामी यूनिट्स में आपको ये कह रहा हूं कि मोहसिन नकवी का, आसिम मुनीर का मैं बदतरीन मुखालिफ हो सकता हूं, लेकिन अगर कोई नए और छोटे इंतजामी यूनिट्स बने और इस बुनियाद पे बने कि बेहतर गवर्नेंस हो,
تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان دونوں کا حق نہیں بنتا اس پہ بات کرنے کا، نہ محسن نقوی کا بنتا ہے، نہ عاصم منیر کا بنتا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا تو بالکل ہی نہیں بنتا. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ایک عوامی حکومت آئے، الیکشن ہو فری اینڈ فیئر، اس کے نتیجے میں ایک عوامی حکومت آئے، وہ عوامی حکومت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھے، پھر وہ طے کریں کہ پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس بنانے ہیں تو کیسے بنانے ہیں. تو یہ کام سیاستدانوں کے کرنے کا ہے، یہ کام سرکاری ملازمین کے کرنے کا نہیں ہے. اب اس میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ جو خواتین کے حوالے سے اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے، یہ بہت ضروری ہے، اور افغانستان کے بارے میں بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا. اب یہ ذرا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ افغان طالبان جو کچھ عورتوں اور بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کیا یہ اسلامی طریقہ کار ہے. یہ انہوں نے افغان طالبان وہاں کی گورنمنٹ کے اوپر تنقید کی، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے سعودی گورنمنٹ کی تعریف کی. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان اور سعودی عرب کا خصوصی تعلق ہے، دونوں ممالک کے لوگوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم وعدوں اور معاہدوں پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ دفاعی معاہدہ کیسے فنکشنل ہوگا وہ تفصیلات میڈیا کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی. ایک تو یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. اگر کسی صحافی نے سوال کیا تو صحافی کا تو کام ہے سوال کرنا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو ہمارے فورن پالیسی کے ایشوز میں نہیں بولنا چاہیے. افغانستان کے طالبان کتنے برے ہیں یہ فورن آفس سٹیٹمنٹ جاری کرے گا عوام کی منتخب نمائندہ حکومت سے پوچھ کر. پالیسی سیاستدان بنائیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ دیکھو پالیسی بنانا تمہارا کام نہیں ہے، تم نوکر ہو، تم نوکری کرو گے، تمہیں ڈیوٹی دی جائے گی، تم وہ ڈیوٹی پوری کرو گے. جو پالیسی بنائیں گے وہ پاکستانی بنائیں گے اور عوام کے منتخب نمائندے بنائیں گے. تو یہ پالیسی سیاستدانوں نے بنانی ہے کہ افغانستان کو کیا کہنا ہے، سعودی عرب کو کیا کہنا ہے، اور کوئی دفاعی معاہدہ پبلک کرنا ہے تو یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے. یہ تو وزارت خارجہ میں آپ کا تو حصہ نہیں ہے. تو آپ ہر چیز میں شامل کیوں ہو جاتے ہیں، یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آتا. اس کے جواب میرے پاس نہیں ہے کہ ہر چیز میں کیوں شامل ہو جاتے ہیں. فضا عالم صاحبہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو جواب دیا. انہوں نے کہا جی مرد اہلکاروں کا گھروں کی دیواریں پھلانگ کر سینکڑوں عورتوں کو گھسیٹنا، مارنا، اغوا کرنا، قید کرنا، عبادت گزار عورتوں کو جادوگرنی کہنا، ایک وفادار عورت کے نکاح پر کیچڑ اچھالنا، ایک بیمار شخص کو ناحق 300 سال کی سزا سنانا، ماؤں کو تھانے اور کچہریوں کے چکر لگوانا، اور نقاب کھینچ کر تصویر اوپر بھیجنا، کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ یہ ابھی فضا عالم صاحبہ ہیں، یہ نقاب کرتی ہیں، انہیں اٹھا کر پولیس لے گئی تھی، ان کا نقاب نوچ کے تصویر بنا کے اوپر بھیج رہے تھے. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو افغانستان کی عورتوں کی فکر ہے، پاکستان کی خواتین کی فکر نہیں ہے. سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہم پبلک نہیں کریں گے. بھئی آپ کا اس معاہدے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو تو صرف بتایا جائے گا کہ آپ نے اتنے بندے بھیجنے اس معاہدے کے تحت، اور جو ضروری ہوگا اتنی انفارمیشن آپ کو دی جائے گی. اس کو پبلک کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. تو ہر فیصلہ جب آپ کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی آپ پہ آتی ہے. ابھی دیکھیں نا، سروے کروایا تو لوگوں نے کہا ذمہ داری فیلڈ مارشل کی ہے، ان کی نہیں ہے. فیصلے ہی سارے فیلڈ مارشل کر رہے ہیں تو ذمہ داری ان کے اوپر ہی جائے گی. ناظرین، سینیٹر مشتاق کو گرفتار کر لیا گیا. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ آزاد کشمیر جائیں گے ایک بہت بڑا وفد لے کر، ان کے ساتھ ایمبولینسز ہوں گی، بلکہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ اناؤنس کیا تھا. سینیٹر مشتاق اس میں بڑا رول پلے کر رہے تھے. ایک دن پہلے انہوں نے اسلام آباد میں بہت بڑا مظاہرہ کیا کشمیریوں کے حق کے اندر، وہ نکلے، بڑے پیمانے پہ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، صحافی بھی وہاں پہ موجود تھے. ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں اکرام راجہ صاحب، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا. رضی طاہر صاحب جو ابھی حال ہی میں چھوٹ کر آئے تھے، انہوں نے کوریج کی تھی اس مظاہرے کی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ان کے دفتر میں چھاپا مار کے، اور صحافی بھی اٹھا لیے. تو 10 کے قریب بندے اور پکڑ لیے انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانی سامان ہمدردی کا، دیکھیں یہی آدمی جب امدادی سامان لے کر فلسطین جا رہا تھا تو اسرائیلیوں نے گرفتار کر دیا. آج یہی آدمی امدادی سامان لے کر کشمیر جا رہا ہے تو پاکستانی فورسز نے گرفتار کر لیا. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہماری فورسز میں اور اسرائیلی فورسز میں پھر کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ میں صرف سوال اٹھا رہا ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں کوئی غداری کا فتویٰ نہیں دے رہا، میں کوئی بغاوت کا فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میں سادی بات کر رہا ہوں کہ یہی سینیٹر مشتاق امدادی سامان لے کر جاتا ہے فلسطین میں تو اسرائیلی پکڑ لیتے ہیں. یہی سینیٹر مشتاق جو ہے امدادی سامان لے کر جاتا ہے کشمیر میں تو اسے پاکستانی فورسز پکڑ لیتی ہیں. ہم اس کا کیا مطلب لیں؟ اب پیر والے دن ڈاکٹر جائیں گے، پیرامیڈیکل سٹاف جائے گا، کھانے پینے کا سامان جائے گا، مرم پٹی کا سامان جائے گا، اور بہت سارے والنٹیئرز جائیں گے. تو دیکھنا ہے کہ انہیں روکا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ڈی جی صاحب کل رول آف لا کی بات کر رہے تھے، انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے، انسانیت کی بات کر رہے تھے. تو ہمارا یہ سوال تو کرنا بنتا ہے کہ انسانی امداد کشمیر میں جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے، اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے.
नाज़रीन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब, MQM, ये सारे एक दूसरे को जाली नशस्तों के ताने दे रहे हैं, क्योंकि इन सबके पास जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। आप देखें ना, तकरीबन तहरीक इंसाफ की 100 सीटें छीनी गई थी, तो वो 100 सीटें जो बांटी गई हैं वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में बांटी गई हैं ना। सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है पहले सबसे PMLN को, फिर मिलता है दूसरा हिस्सा मिला पीपल्स पार्टी को, तीसरा हिस्सा मिला MQM को, फिर एक हिस्सा जो है वो दिया गया फजलुर रहमान को। अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को ताने दे रही है और इनमें से कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि मेरा मैंडेट असली है। ये पता है एक दूसरे को जवाब कैसे दे रहे हैं, अच्छा जी अगर मेरी सीट जाली है तो तुम्हारी भी तो जाली है। वो कहते जी अगर हम जाली सीटों में बैठे हो तो तुम भी तो जाली सीटों में बैठे हो। यानी इनमें से किसी एक में ऐसी इखलाकी जरूरत नहीं है जो खड़ा होकर सीने पे हाथ रख के सीना ठोक कर ये कह दे कि मेरी सीट असली है और तेरी सीट जाली है। ये सारे के सारे जालसाजी के साथ आए और मजे की बात ये है कि ये सारे एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं चौक में। ये सारे एक दूसरे को कह रहे हैं तेरी सीट भी जाली है, तेरी सीट भी जाली है, तेरी सीट भी जाली है। और DGI SPR बजीदा नहीं इलेक्शन तो ठीक हुआ था, और बजीदा नहीं हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। ये सारी सियासी जमातें कह रही है कि बूट पॉलिश करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तुम सारे इक्तदार में आओ। आज गवाही दे रहे हैं, आज पीपल्स पार्टी भी गवाही दे रही है, PMLN भी गवाही दे रही है, MQM भी गवाही दे रही है, ANP भी गवाही दे रही है, जमात इस्लामी भी गवाही दे रही है, फजलुर रहमान भी गवाही दे रहे हैं, बाकी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी सब ये कह रहे हैं कि जनाब आपको फील्ड मार्शल ने फॉर्म 47 दिया। आज सारी जमातें कह रही हैं कि फौज सियासत में बदतरीन मुदाखलत कर रही है, जबकि फील्ड मार्शल और उनके साथी या DGI SPR ये बजिद है कि जनाब हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, इलेक्शन ठीक हुआ। तो जो इलेक्शन लड़े और जिनको सीटें दी वो खुद गवाही दे रहे हैं कि जनाब हमें ये सीटें ठीक तरीके से नहीं दी गई। जुल्म और ज्यादती के इंतहा में आपको बताता हूं नाज़रीन, पिछले 15 दिनों का एक चार्ट जारी किया डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने। ये बहुत सीनियर तज्जियाकार हैं, बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं, डाटा पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने एक डाटा जारी किया कि 15 दिनों में पूरे खित्ते में जो डीजल की कीमत है उसमें कितना फर्क आया। पाकिस्तान का लिखते हुए बताते हैं, पाकिस्तान में डीजल की कीमत में 15 दिनों में जो इजाफा हुआ वो 20.8%, लगभग 21% है। पाकिस्तान में 2 हफ्तों में डीजल की कीमत 21% तक बढ़ गई। अफगानिस्तान में जहां पे कोई बंदरगाह नहीं है, जहां कोई मुआहदे नहीं है, जहां कोई बहुत बड़े पैमाने पे उस तरह तेल आ भी नहीं सकता, तो वहां पे जो डीजल की कीमत बढ़ी वो 1.4% है, 1.4%। पाकिस्तान में 21%, भारत में 0%, बांग्लादेश में 0%, श्रीलंका में 0%, नेपाल में 0%। अंदाजा करें आप, नेपाल को भी कोई समंदर नहीं लगता, पूरा इंडिया क्रॉस करके जाता है उनका तेल।